गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम चैप्टर नंबर 16 नेचुरल रिसोर्सेज को ही आज कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमारे हॉटस्पॉट रीजन्स होते हैं। हॉटस्पॉट रीजन्स का मतलब ये है कि फॉरेस्ट हमारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर हमें बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स हमें देखने को फॉरेस्ट में मिलते हैं। तो अगर हमें इतनी डाइवर्सिटी हमारे को देखने में मिल रही है फॉरेस्ट में, तो ये हॉटस्पॉट रीजन्स हैं। हमें क्या करना है, इन रीजन्स को हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। प्रोटेक्ट करके इसलिए रखना चाहिए ताकि ये रीजन्स जो हैं हमारे प्रोटेक्शन के साथ साथ हमारे आने वाली जनरेशन को बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर सके जो आज के टाइम पर हमें भी मिल रही हैं। अदरवाइज अगर हमने इनकी प्रोटेक्शन नहीं की, हमने इनको सेफ्टी से नहीं रखा, तो आने वाली जनरेशन को वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो फॉरेस्ट जो है वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। वुड मिलता है, हमें पेपर मिलता है, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो फॉरेस्ट को कैसे हम सेव करके रख सकते हैं, कौन सी अप्रोचेस लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्टेक होल्डर्स। अब देखो, हमारे फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। अब हम वैरायटी ऑफ चीज़ों के लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं हुई तो क्या ऑल्टरनेटिव हमारे पास हो सकते हैं, या इन रिसोर्सेज को हमें कैसे सही ढंग से यूज़ करना है। तो इसके लिए जो हमारे इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए जो भी हमारी चीज़ें हैं, ये इनको हम प्रॉपर्ली यूज़ कर सकें, हमारे स्टेक होल्डर्स काम में आते हैं। अब हम स्टेक होल्डर्स देखते हैं होते क्या हैं। स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, 4 टाइप के स्टेक होल्डर्स हमारे होते हैं। तो पहले स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कि फॉरेस्ट के आसपास के एरिया में रहने वाले लोग होते हैं। जो फॉरेस्ट के आसपास के एरिया में लोग रहते हैं वो उन फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें होती हैं उनका यूज़ भी करते हैं। सेकेंड टाइप के स्टेक होल्डर्स हमारे आ गए गवर्नमेंट में वो आ जाएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो कि फॉरेस्ट में जितना भी चीज़ें बन रही है या फॉरेस्ट का पूरे के पूरे फॉरेस्ट का वो ध्यान रखते हैं। थर्ड आ गए हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट वो लोग होंगे जो कि फॉरेस्ट में बन रही चीज़ों का आगे वो सप्लाई करते हैं, आगे उनमें चीज़ें जो भी बनती है वुड का या पेपर को बेचते हैं। फोर्थ टाइप के स्टेक होल्डर्स हमारे आ गए फॉरेस्ट को या वाइल्ड लाइफ को प्यार करने वाले लोग, जो उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे हम बोलें कि मोर्चे निकालते हैं कि किस तरह से फॉरेस्ट को वो सेव कर सकते हैं और उनमें बनी हुई चीज़ों को किस तरह से रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ करके हम उनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो इन चारों टाइप के स्टेक होल्डर्स को हम टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे कि किस तरह से ये स्टेक होल्डर्स जो हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा राइट बनता है फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट की चीज़ों को यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे आ गए पीपल जो कि हमारे फॉरेस्ट के आसपास के एरिया में रहते हैं। तो वो लोग जो फॉरेस्ट के आसपास के एरिया में रहते हैं और फॉरेस्ट में बनी चीज़ों का यूज़ करते हैं, हम पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले लोकल पीपल जो हैं लार्ज क्वांटिटी में फायरवुड, सिंपल टिम्बर, थैच, ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। बैम्बूज को यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी हट्स बना सकें। उसके साथ साथ बैम्बूज से वो बास्केट्स बनाते हैं ताकि वो फूड को कलेक्ट कर सकें। एग्रीकल्चर, फिशिंग या हंटिंग के लिए लार्ज अमाउंट में वुड का यूज़ किया जाता है और वो वुड भी कहाँ से लेते हैं, फॉरेस्ट से ही लोग लेते हैं। इसके अलावा पीपल जो हैं वो फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट से ही गैदर करते हैं और उनका यूज़ करते हैं। अब उन फॉरेस्ट एरियाज में वो कई बार अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए भी लाते हैं। तो तुमने पता होगा कि किस तरह से ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे तब उन्होंने क्या किया था, जितने भी फॉरेस्ट के एरियाज थे उनके ऊपर अपना हक जमा लिया था। वो लोग जो फॉरेस्ट में रह रहे थे, सेंचुरीज से जो लोग आसपास के एरियाज में रह रहे थे, उन लोगों को उन्होंने साइड में किया और अपना हक सारे फॉरेस्ट के ऊपर जमा लिया। फिर उसके बाद में क्या किया, ऐसी प्रैक्टिसेस जो हैं चली जिससे रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ किया जाए। तो ब्रिटिश जब इंडिया से चले गए तो ये सारे के सारे फॉरेस्ट के ऊपर कंट्रोल किसका चला गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के ऊपर सारा वो चला गया कि अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले इन सारे के सारे फॉरेस्ट को संभालेंगे। तो इन सभी में जो लोकल लोग थे जो इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे थे उनको बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास सारा हक चला गया। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उनको अपने अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, या लोगों को उसके बीच में इंटरफेयर करने देंगे या नहीं करने देंगे, ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रखती हैं। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने वहां पर फॉरेस्ट के अंदर पाइन के, टीक के, यूकलिप्टस
पेड़ लगाने स्टार्ट कर दिए। तो ये जो ट्रीज लगे इससे क्या हुआ, ह्यूज अमाउंट का या ह्यूज लार्ज एरिया जो वेजिटेशन के लिए यूज किया जाता था वो एरिया क्या हो गया, सारा का सारा हमारा खराब हो गया, क्योंकि अब वहां पर तो सिर्फ पाइन या यूकेलिप्टस के पेड़ ही लग रहे थे, तो वेजिटेशन वहां पर नहीं हो सकती थी। तो इससे क्या हुआ, लार्ज अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी उस एरिया की लॉस हो गई। अब इसके साथ साथ जो लोग वहां पर लीव्स के लिए या फोडर के लिए हर्ब्स चाहिए होती थी, उनको मेडिसिन के लिए फ्रूट्स नट्स ये सारी चीजें जो फॉरेस्ट से ऑब्टेन कर रहे थे, अब वो चीजें वो फॉरेस्ट से नहीं ले पाए और ना ही वहां पर प्लांटेशन कर पाए। अब क्या हुआ, वहां पर जितने भी ये पाइन के पेड़ लगे या यूकेलिप्टस के पेड़ लगे, इनसे जो भी उनको फॉरेस्ट को जो भी वुड मिल रही थी या कुछ भी मिल रहा था, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स वहां से आ रहे थे, उन प्रोडक्ट्स को अब लोकल पीपल को यूज नहीं कर रहे थे। अब उनके ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो आ गए, उन्होंने उनको खरीदना शुरू किया और अपने अकॉर्डिंगली सारी चीजें मॉडिफाई करके वो यूज करना स्टार्ट हो गए। तो हमने दो टाइप के स्टेक होल्डर्स पढ़ लिए कि कैसे लोकल पीपल कौन सी चीजें यूज कर रहे थे, सेकंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उन्होंने कैसे अपना बेनिफिट देखकर किस तरह से लोकल पीपल को साइड कर दिया, और इंडस्ट्रीज वाले अब लोग आए हैं जो कि फॉरेस्ट से बनी चीजों को यूज कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज जो हैं उनसे फॉरेस्ट से बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है कलेक्ट करती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट का एक्सेस जो है, अब वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करते हैं, लो रेट पर भी इंडस्ट्रीज वाले लोगों को वो सारी चीजें बेच देते हैं। अब इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, उनको आगे जाकर हायर रेट पे बेचते हैं, सप्लाई करते हैं। क्योंकि इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी रीच, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उनकी रीच क्या है, ज्यादा है लोकल पीपल से, इसीलिए वो ये नहीं ध्यान में रखते हैं कि जो भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी चीज है उसको हम सस्टेनेबली यूज करें, वो अपना फायदा देखते हैं। वो ये चीजें नहीं देखेंगे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगी या नहीं बचेगी, वो आज के टाइम पर उनको इस टाइम पर जितनी वो चीजें ले सकते हैं वो लेंगे और उनको आगे सप्लाई करेंगे, उनको आगे बेचेंगे और अपना फायदा वो देखेंगे। तो वो क्या करते हैं, टीक ट्रीज, किसी एक एरिया से टीक ट्रीज को काट लेंगे और उनको फिर क्या कर देंगे, उनसे वुड वगैरह ऑब्टेन कर लेंगे और उनको आगे वो बेचेंगे। तो इस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेनिफिट लेते हैं हमारे फॉरेस्ट से। लास्ट हमारे आ गए स्टेक होल्डर, वाइल्ड लाइफ या फिर नेचर एंथुसिस्ट जो होते हैं, जो कि अपनी सारी की सारी इन चीज़ों से, फॉरेस्ट से, वाइल्ड चीज़ों से प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें हमारी कंजर्व होकर रहें और सस्टेनेबली हर चीज़ का यूज़ हो, हर रिसोर्सेज का यूज़ हो और एनिमल्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इनिशियली कंजर्वेशन जो हुई थी वो इससे स्टार्ट हुई थी कि लायंस, टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोर्स इन सभी को प्रोटेक्ट करके रखना है। नाउ उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि किस तरह से एनिमल्स के साथ साथ हम फॉरेस्ट में बन रही रिसोर्सेज को भी सेव करके रखेंगे। तो वो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए एक बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान में। ये बिश्नोई कम्युनिटी का काम क्या है, फॉरेस्ट को बचाकर रखना। अब तुमने एक एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, सलमान खान का एक केस था जिसमें उसने काला हिरन को मार दिया था, ब्लैक बक को उसने मारा था। तो उसको मारने की वजह से उसके ऊपर केस चला क्योंकि बिश्नोई कम्युनिटी ही थी जो कि उन्होंने राजस्थान में उनका जब ब्लैक बक को मारा गया तो उसको उन्होंने किया, उसके लिए आंदोलन चलाया कि जिसने इसको मारा है, हमारे एनिमल्स को मार रहे हैं, तो उसके लिए उनके सलमान खान के अगेंस्ट वो केस चलाया गया था। तो सेम बिश्नोई कम्युनिटी का काम ही क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखना। तो इसके लिए एक अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी, अब आज के टाइम में जो लोग वाइल्ड लाइफ को सेव करके रख रहे हैं तो वहां पर एक अमृता देवी नाम का एक उन्होंने क्या किया है, एक कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए अमृता देवी अवार्ड जो है वो रखा है। 1731 में अमृता देवी ने 363 लोगों के साथ अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो एक और एग्जांपल है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की। जब ये पार्क नहीं बना था उससे पहले जो लोकल लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, वहां पर अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए लेकर आते थे। लेकिन समर में वो ग्रेजिंग के लिए वहां लेकर आते थे तो घास अगर बड़ी हो रही थी, ग्रास अगर बड़ी होती थी तो वो ग्रेज करके खा जाते थे और साथ के साथ सॉइल या फिर हमारी जो एरियाज था वो साफ रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, वहां पर अब नेशनल पार्क, हिमालयन नेशनल पार्क बना दिया गया है ताकि कि हम अपनी चीजों को कोई कंजर्वेशन कर सके और वहां पर जो भी एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ जो भी होंगे उनको वो कंजर्व करके रख सकें। तो मैनेजमेंट करनी प्रोटेक्टेड एरिया की,
ये सबसे ज्यादा दिमाग में कौन रखता है कि अगर देखो अब इन चारों स्टेक होल्डर में से कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स है जिनका ज्यादा हक बनता है वाइल्ड लाइफ के ऊपर या फॉरेस्ट के ऊपर, तो वो लोग आते हैं लोकल पीपल। क्यों? लोकल पीपल क्या करते हैं, अपने आसपास के फॉरेस्ट के एरिया को कंजर्व करके भी रखते हैं, उनको बचा कर भी रखते हैं और कोई मिसयूज ना करे उनका ये भी ध्यान में रखते हैं, और फॉरेस्ट में बनी हुई चीजों को वो यूज भी कर पाते हैं, उनकी आमदन भी चल पाती है और वो अपना गुजारा भी कर सकते हैं। तो लोकल पीपल ये ध्यान में रखते हैं कि डिफोरेस्टेशन ज्यादा ना आए, ठीक है, फॉरेस्ट को डैमेज ना हो, इंडस्ट्रीज जो इतनी ज्यादा लग रही है, ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाइक जैसे रोड्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, तो इनसे क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन भी हो रही है। वो पर्टिकुलर एरिया फॉरेस्ट का साफ किया जाता है तभी वहां पर डैम बनता है, ठीक है। तो डैमेज जो इन सभी चीजों से हो रहा है उसका नुकसान किसको भरपाई करनी पड़ रही है, लोकल लोगों को, क्योंकि वहीं उनको ही वहां से शिफ्ट होना पड़ रहा है और वो जो डिपेंडेबल है फॉरेस्ट के ऊपर अब वो नहीं उनका यूज प्रॉपरली कर पा रहे हैं। तो हमें ये चीज दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हमारे फॉरेस्ट लैंडस्केप हो रहे हैं या फिर हमारे नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। बेनिफिट्स तो हमें मिलते ही मिलते हैं, लेकिन साथ के साथ लोकल लोगों को इससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। और अल्टीमेटली अगर डिफोरेस्टेशन हो गई तो उससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट गंदा होगा, एनवायरनमेंट गंदे होने से प्रॉब्लम हमें ही आएगी। क्योंकि फॉरेस्ट ऐसी चीजें, फॉरेस्ट में ऐसे पेड़ भी होते हैं जैसे अमेज़न फॉरेस्ट होते हैं, वहां से हमें ऑक्सीजन मिलती है। फॉरेस्ट क्या करते हैं, अगर जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और उतनी ज्यादा वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, और वो ऑक्सीजन का यूज कौन करेगा, हम लोग ही करेंगे। तो फॉरेस्ट से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि किस तरह से हमें अपने रिसोर्सेज को मैनेज करके रखना है सस्टेनेबली। तो इसमें हम बात करेंगे कि स्टेक होल्डर्स जो हैं यही काम करते हैं कि किस तरह से वो फॉरेस्ट को मेंटेन करके मैनेज करके रखते हैं। तो एक यहाँ पर एग्जांपल है, चिपको मूवमेंट चला था। चिपको मूवमेंट क्या है, हग द ट्री मूवमेंट्स, की ट्रीज को हग करके रखना। तो चिपको मूवमेंट जो है वो लोकल फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले लोकल लोगों की ही एक मूवमेंट थी जो चलाई गई थी। ये रैनी में एक गढ़वाल में हम बोले रैनी नाम का एक विलेज था, गढ़वाल नाम में एक रैनी नाम का विलेज था। हिमालयस में अर्ली 1970 में एक मूवमेंट चला था, अर्ली 1970 में चिपको मूवमेंट। अब इसमें क्या था कि इसमें एक डिस्प्यूट हो गया था लोकल लोगों के बीच में और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में। अब कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मिला था कि जंगलों को उनको काटना है, साफ करना है, वहां पे उन्होंने अपना कोई काम स्टार्ट करना है। लेकिन अब क्या हुआ कि लोकल लोग जो थे उन्होंने क्या किया कि अब एक दिन क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर्स आए, वो जंगलों को काटने लगे, पेड़ों को काटने लगे। तो वहां पर उस दिन बाय चांस ये सिचुएशन थी कि कोई भी आदमी जो था, मैन जो था, उस गांव का कोई भी वहां पे प्रेजेंट नहीं था। तो क्या हुआ, विलेज की लेडीज आ गई ट्रीज के प्रोटेक्शन में, फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन में। उन्होंने क्या किया, ट्रीज को हक कर लिया और कहा कि अगर तुम लोग ट्रीज को काटना चाहते हो तो तुम्हें पहले हमें मारना पड़ेगा, देन हम ट्रीज को काटने देंगे। तो इस तरह से लेडीज ने पेड़ों को कटने से बचा लिया। अगर उस दिन कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनको पेड़ों को काट देते तो कितना डिफोरेस्टेशन होता और कितना नुकसान होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स को पीछे हटना पड़ा क्योंकि लेडीज के एक्ट की वजह से। तो क्या हुआ, इसको चिपको मूवमेंट का नाम दिया गया और ये मूवमेंट फिर कम्युनिटीज टू कम्युनिटीज आगे आगे फैलने लगा। लोगों ने इसी तरीके से क्या किया, पेड़ों को या जंगलों को बचाने की कोशिश की और वो इन कोशिश में कामयाब भी हुए। सो दिस इज द चिपको मूवमेंट। एक अनदर एग्जांपल है पीपल पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। इसमें क्या है, 1972 में वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, उन्होंने साल फॉरेस्ट, साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट के साल फॉरेस्ट को क्या कर दिया, उन्होंने काट दिया। अब ट्रेडिशनल मेथड तो अपनाए गए कि किस तरह से लोगों ने बोला कि इनको ना काटो, लेकिन फिर भी उनकी नहीं सुनी गई और इन साल फॉरेस्ट को पूरी तरह से काट दिया। लेकिन फिर फॉरेस्ट एंड लैंड के बीच में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उस रीजन में कि क्या हुआ कि बाद में डिपार्टमेंट ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया और मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट में अरावली फॉरेस्ट में क्या किया, उन्होंने एक नया काम उन्होंने चलाया। उन्होंने क्या किया, इन जंगलों को जैसे अब कर तो गए थे अब जंगल, अब क्या किया गया कि वहां के लोकल एरिया में रहने वाले लोगों को एक काम दिया गया कि दोबारा से उन एरियाज के अंदर पेड़ों को लगाएं। इससे क्या
क्या हुआ, लोकल लोग जो वहाँ के लोग थे जो पेड़ों को वहाँ पर लगाने लगे, उनको एक इनकम का सोर्स भी हो गया, उनको काम भी मिल गया और साथ के साथ वहाँ पर नए फॉरेस्ट जो है वो ग्रो भी कर गए। हाँ, इनमें टाइम लगा लेकिन फिर भी लोगों को इनकम का सोर्स भी हो गया, हमारे फॉरेस्ट दोबारा से लग भी गए। तो एक ए.के. बनर्जी नाम के फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिन्होंने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए या फॉरेस्ट को, साल फॉरेस्ट जो डिग्रेड हो गए थे उनको सेव करने के लिए 1272 हेक्टर्स जमीन के अंदर उन्होंने दोबारा से फॉरेस्ट को लगवाया। उन्होंने क्या कहा, लोगों को बोला कि तुम्हें एक तो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी मिल जाएगा कि तुम्हें यहाँ पे पेड़ लगाने के लिए तुम्हें हम इसके पैसे भी देंगे। साथ के साथ क्या हुआ, लोकल कम्युनिटी के एफर्ट्स की वजह से साल फॉरेस्ट ऑफ अरावली जो है दोबारा से रिकवर हो गए 1983 में, और इसमें चाहे पैसा तो लगा लेकिन लोगों को भी फायदा हो गया और फॉरेस्ट भी दोबारा से ग्रो कर गए। तो अनदर एग्जांपल ये है। तो तुमने चिपको मूवमेंट की और साल फॉरेस्ट की एग्जांपल को प्रिपेयर करना है। अब इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन है पेज नंबर 273 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को क्यों कंजर्व करके रखना चाहिए। अब तुम्हें पता है अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व करके नहीं रखेंगे, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके नहीं रखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इतना लॉस हो जाएगा कि आने वाली जनरेशन के लिए कोई चीजें नहीं बचेंगी। उनसे हम बहुत सारी रॉ मटेरियल ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम ले रहे हैं, अगर उनको हमने कंजर्व नहीं किया तो हमारे लिए ही वो चीजें नहीं बचेंगी। और दूसरी चीज, अगर फॉरेस्ट नहीं रहे तो ऑक्सीजन, तुम्हें पता है ट्रीज हमें क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। अब हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और सारा का सारा इकोसिस्टम का बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा, हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो जाएगा। हमें क्योंकि तुम्हें पता है ट्रीज जो है वो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, तो इस वजह से हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सजेस्ट सम अप्रोचेस टुवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए कुछ अप्रोचेस बताओ। तो सबसे पहले प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज को हम प्लांट कर सकते हैं। स्टॉप डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन को हमें स्टॉप करना चाहिए। और जितनी इंडस्ट्रीज लग रही है या डैम वगैरह लग रहे हैं हमें देखकर लगाने चाहिए कि उनकी जरूरत है या नहीं है, तो अदरवाइज हमें उनको भी स्टॉप करके रखना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, लोकल लोगों को उसके ऊपर एक ध्यान रखें कि किस तरह से हम फॉरेस्ट को प्रॉपर्ली, हम उनसे बनी चीजों को यूज कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये सभी को मिलकर, एक अकेले लोग का ये काम नहीं है, पूरे वर्ल्ड को मिलकर इसमें क्या करना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए और फॉरेस्ट को सेव करके रखना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।